वेलकम आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मैं राधा कृष्ण आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। टॉपिक देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि आधुनिक बैंकिंग पद्धति का जो विकास हुआ है उसके बारे में चर्चा होगी। मुख्य रूप से आरबीआई के गठन एवं उसके कार्यों की चर्चा होगी आज के क्लास में। बने रहिएगा अंत तक, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्तहान, किसी भी इम्तहान के दृष्टिकोण से, बैंकिंग के लिए स्पेशली और जनरली किसी भी इम्तहान में जाएंगे तो इकोनॉमी से जो सवाल पूछता है वो यहीं से पूछता है। तो आज का जो आधे घंटे का क्लास होगा आपका, ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा। बने रहिएगा अंत तक। डेफिनेटली किसी भी इम्तहान में जाएंगे 2 क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने हैं जनरल एग्जाम में, और अगर बैंकिंग के एग्जाम में जा रहे हैं तो यहां से कम 25% क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको पूरा जो है हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे आज। देखिए, ध्यान दीजिए, भारतीय आधुनिक बैंकिंग पद्धति का विकास 2 भागों में बांटेंगे। एक तो आजादी के बाद की घटना और एक आजादी के पहले की। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आजादी के पहले की खेल को पढ़ेंगे, और फिर जो अगली क्लास इकोनॉमी की होगी उसमें आजादी के बाद वाली घटनाओं को देखेंगे। ठीक, तो आजादी के पहले वाली घटनाओं को आइए समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग पद्धति का जो इतिहास रहा है, जो डायरेक्ट सवाल यहां से पूछता है वो ये कि पहली बैंक कौन सी है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में भारत में स्थापित हुई थी। यूरोपीय इसका मैनेजमेंट करते थे। उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंकें, इन्हें प्रेसिडेंसी बैंकें कहा गया, इनकी स्थापना हुई। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में आपका बैंक ऑफ मद्रास। ध्यान देंगे, उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट है ओसीबी, अवध कॉमर्शियल बैंक। ध्यान देंगे, अवध में ए नहीं, पहले ओ था, औध। अवध को AWH ए नहीं कहते थे, AWA नहीं कहते थे, AWADH नहीं, OUDH, तो औध कॉमर्शियल बैंक, ओसीबी। ये एक पहली बैंक थी जिसमें भारतीयों को शामिल किया गया, है ना। और फिर बोलता है उसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई, और इसकी खास बात यह थी कि यह पूर्णतः भारतीयों द्वारा मैनेज्ड थी, यानी भारतीयों द्वारा इसे प्रबंधित किया जाता था। मैनेजमेंट इसका भारतीयों के हाथ में था। इसके पहले सब में मैनेजमेंट किसके हाथ में था? यूरोपियों के हाथ में। 1881 में ओसीबी में कुछ भारतीयों को शामिल किया गया था, लेकिन जब बात करेगा पूर्णतः भारतीय बैंक, मतलब पूर्णतः ऐसी बैंक जिसमें भारतीय शामिल थे, तो वो आपका पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित हुई। फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्थापित हुई। ध्यान देंगे, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब स्थापित हुई तो केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित हुई, और यही आगे चल करके नेशनलाइज की जाएगी, राष्ट्रीयकृत की जाएगी, और इसी को बदला जाएगा। हम देखेंगे आजादी के बाद इसी को बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। क्लियर है? तो देखेंगे उसको आजादी के बाद वाले सेक्शन में। 1935 में जो है आरबीआई का गठन हुआ। अब यहां पर ध्यान देंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, समझिएगा मेरी बात, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक के रूप में, यानी केंद्रीय बैंक के रूप में इसको स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना एज ए केंद्रीय बैंक हुई थी, एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, मतलब एज ए सेंट्रल बैंक हुआ था। ध्यान देंगे, ये अपना काम कर पाने में विफल हो गई। कौन? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अपना जो काम करना था वह काम सही ढंग से नहीं कर पाई, इसलिए नए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता पड़ी, जिसे आरबीआई नाम दिया गया और इसका गठन हुआ 1935 में। क्लियर है? तो आइए पहले समझेंगे, ध्यान देंगे। पहले यह समझना आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक अगर कोई है, कहीं की भी केंद्रीय बैंक हो, उस बैंक का काम क्या होना चाहिए, पहली चीज। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी वह उनमें से किस काम को नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण इंपीरियल बैंक का जगह लेने के लिए आरबीआई का गठन किया गया। समझ रहे हैं बात? ठीक, अभी जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, अब मैं अपना काम सुचारू रूप से नहीं करूं अगर, तो हम हट जाएंगे, कोई और करेगा। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित की गई थी, वह अपना काम, कौन सा काम, जो केंद्रीय बैंक का काम होता है उस काम को नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी जगह पर आरबीआई लाई गई। ठीक, तो पहले समझते हैं कि काम कौन कौन से होते हैं केंद्रीय बैंक के, और उनमें से कौन सा काम ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नहीं कर पा रही थी। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंट्रल बैंक हो उसके मुख्य रूप से बोलते हैं कि दो काम होते हैं। पहला काम तो होता है उसका नोट निर्गमित करने का, ठीक है, पहला काम नोट निर्गमन का होता है, और बोलता है दूसरा काम बैंक के रूप में चीफ बैंक का कार्य करना। उसमें बोलता है जब बैंक के रूप में यह कार्य करती है, एक तो बोलता है कि नोट छपाई का काम करेगी, दूसरा बैंक के रूप में काम करेगी। बैंक के रूप में करती है काम तो चार प्रमुख काम होता है इसका। बोलता है बैंकों के बैंक के रूप में काम करे, मतलब देश के अंदर जितनी बैंकें होंगी उन सब बैंकों की वो बैंक होगी। ठीक, फिर दूसरा बोलता है कि सरकार के बैंक के रूप में काम करे, मतलब सरकार जो है अगर कहीं पर उसका क्रेडिट फॉल्ट हो रहा है तो आरबीआई बीच में आके खड़े होकर के उसके लिए बैंक का काम करे। क्लियर है? बताएंगे अभी क्या क्या कर सकती है उसमें। फिर उसके बाद बोलती है कि केंद्रीय बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करे, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। कहने का मतलब है कि आरबीआई से जो भी बैंकें शेड्यूल्ड हुई हैं, अगर उन बैंकों में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल, और वो बैंक अगर दुनिया में कहीं पर पैसा ना पा रही हो, तो केंद्रीय बैंक जो है उसे उपलब्ध कराए क्या चीज, लोन, अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करे। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम है बैंक के रूप में बोलता है वह साख नियंत्रण का काम करे, क्रेडिट कंट्रोल का काम करे, या क्रेडिट राशनिंग का काम करे। क्या है ये क्रेडिट राशनिंग? बाजार में जितनी बैंकें हैं उन बैंकों के साख को नियंत्रित करने का काम करे। साख बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सके, घटाना चाहे तो घटा सके। क्लियर है? ये चार प्रमुख काम बैंक के रूप में उसे करने होते हैं, और एक काम उसे नोट छपाई का करना होता है। ये दुनिया की कोई भी केंद्रीय बैंक हो, ये उसके प्रमुख कार्य होने चाहिए। समझ पा रहे हैं? चले आगे। अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कि ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नोट निर्गमन का कार्य नहीं कर पा रही थी। नोट निर्गमन का कार्य सरकार के हाथ में था, सरकार नोट निर्गमन का कार्य करती थी। क्लियर? दूसरी बात,
दूसरी बात बोलता है कि ये देखिए, बैंकों के बैंक के रूप में ये जब कार्य करने की बात आती है तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के बैंक के रूप में कुछ हद तक कार्य कर पाती है। क्लियर? उसके आगे बात करते हैं, सरकार के बैंक के रूप में बोलता है कि सरकार के बैंक के रूप में कार्य करने का सवाल ही उस समय नहीं उठता था, क्योंकि सरकार खुद नोट निर्गमन करती थी। क्लियर है? तो सेंट्रल बैंक जो थी हमारी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वह सरकार के बैंक के रूप में कार्य नहीं कर पा रही थी। क्लियर है? और जब बात करेंगे अंतिम ऋणदाता की, तो कुछ हद तक कर पाती थी, पूरा इस पर कंट्रोल उसका नहीं था। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये, जब साख को कंट्रोल करने की बात आ रही थी, जब क्रेडिट को कंट्रोल करने की बात आ रही थी, तो ध्यान देंगे क्रेडिट कंट्रोल पर दोनों करते थे काम। कौन कौन? आरबीआई भी क्रेडिट कंट्रोल का काम करती थी और तत्कालीन गवर्नमेंट भी क्रेडिट कंट्रोल का काम करती थी। अब आप देखिए, जब एक गाड़ी को एक साथ दो लोग चलाएंगे तो क्या होगा? सोचो आप, एक गाड़ी को एक साथ दो लोग चलाएं, स्टीयरिंग दोनों के हाथ में हो। सोचो, एक गाड़ी हो जिसमें दोनों तरफ स्टीयरिंग लगी हो, इधर आप बैठे हो, इधर दूसरा कोई बैठा हो, है ना? अब आपको लगेगा कि इधर से निकल सकती है गाड़ी और उसको लगेगा इधर से निकल सकती है। आप इधर घुमाओगे और वो उधर घुमाएगा, और अंत में होगा क्या? गाड़ी पीछे जाके ट्रक में लगेगी जहां पर लिखा रहता है जलो मगर दिए की तरह, है ना, या बुरी नजर वाले तेरा वो काला लिखा रहता है ना, तो वहीं जाके सीधा टकराएगी। मेरी बात समझिए, यहां पर जब एक गाड़ी का कंट्रोल दो के हाथ में होगा तो हमेशा प्रॉब्लम खड़ी होगी। ठीक, यहां भी वो प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। तो इसलिए ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, जो काम इसे करना चाहिए था, ये काम, किसी भी काम में बेहतर ढंग से ये कर नहीं पा रही थी। तब ध्यान देंगे, तब 1925-26 में 1925-26 में हिल्टन गंग, कहीं पे यंग लिखा है, गंग लिखा है, आप सर्च करिए कि यंग है कि गंग है, इम्तिहान आपको देना है। हिल्टन गंग कमीशन, ध्यान देंगे 1925-26 ईस्वी में हिल्टन गंग कमीशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था कि वो ये सुझाव दे कि भारत की बैंकिंग पद्धति में ऐसा क्या किया जाए कि सब कुछ सही हो जाए। तो हिल्टन गंग कमीशन ने सुझाव दिया कि एक ऐसी बैंक बनाओ जो नोट छाप सके, जो बैंकों के बैंक के रूप में भी काम कर सके, जो सरकार का भी बैंक के रूप में काम करे, जो अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करे, और जो साख को कंट्रोल करने का काम करे। तो जब हिल्टन गंग कमीशन ने यह सिफारिश की तो 1934 ईस्वी में 1934 में एक्ट लाया गया, आरबीआई एक्ट। आरबीआई मतलब विधेयक लाया जाएगा 1934 में और ये पारित हो जाएगा। तो जो है 1 अप्रैल या जो भी है, सॉरी ध्यान देंगे, अप्रैल में 1 अप्रैल है, 31 अप्रैल है, ठीक, अप्रैल में आरबीआई का गठन हो जाता है 1935 में। हाँ, अभी डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, 1 अप्रैल या 31 अप्रैल है ना। तो अप्रैल में 1935 ईस्वी में जो है गठन हो जाता है आरबीआई का। अब आप देखिए आरबीआई का गठन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रही थी। ठीक, किसकी कमीशन के आधार पर? हिल्टन गंग कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर। अब इसका गठन हो गया है तो क्या क्या काम करेगी? यही काम करेगी। ठीक है, कैसे क्या होगा आइए उसको समझते हैं। उसमें किसमें क्या क्या करती है वो। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, आपने हो सकता है कि बहुतों से पढ़ा हो,
हो सकता है कि आपने जो है काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है रिसर्च किया हो, लेकिन मैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग का है, मैं टू द पॉइंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से केवल बात करता हूँ, है ना, इधर उधर नहीं। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यकीन मानिए मेरा, आप सर्च मार डालो पूरे यूट्यूब पर, ठीक है, आपको जो कनेक्शन स्थापित होने वाला है, जो मैं दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे क्या है, जो कनेक्ट कर रहा हूं, इससे क्या होगा कि आपके सामने अगर बिना देखा सुना सवाल आ गया तो भी आप उसे हल कर पाएंगे, है ना। तो आइए उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई की स्थापना हो गई अप्रैल 1935 ईस्वी में, ठीक है। अपडेट क्लियर कर लीजिएगा, 1 अप्रैल या 31 अप्रैल है, ठीक। ध्यान देंगे, आरबीआई का गठन हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गठन हो जाती है, तब उसके बाद नोट निर्गमन का कार्य होता है। नोट निर्गमन जो है न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली के तहत होता है ना, जिसमें मैंने बताया था कि $200 200 करोड़ रुपया अपने पास रिजर्व रखना होगा, उसके ऊपर जितना ये रखेगी उतना ये छापेगी। क्लियर है। जो नोट निर्गमन विभाग होगा आरबीआई का जो नोट निर्गमन विभाग होगा, वो नोट निर्गमन विभाग अपने पास उतना संपत्ति रखेगा जितना का वो नोट छापता है, और आरबीआई का जो गवर्नर होगा वो प्रॉमिस करेगा कि मैं इतना देने का वचन देता हूं। क्लियर है। अरे तो कागजे है ना, कागज का वैल्यू, कागज का वैल्यू तभी तक है जब तक आरबीआई का गवर्नर जो है उस पर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतना देने का वादा करता हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नोट निर्गमन का काम अब किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में है। 1 रुपया का छोड़ दीजिए, बाकी सारा नोट निर्गमन का कार्य आरबीआई के पास है। ठीक, 1 रुपए का कौन करता है? भारत सरकार करती है, उसका वित्त मंत्रालय करती है। अब बात करते हैं बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। ठीक, देखिए जब बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करेगी तो क्या कार्य होगा उसका। बोलता है जब बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करेगी तो क्या क्या काम कर सकती है। तो सबसे पहले बोलता है कि बैंकों को ध्यान देंगे, बोलता है कि बैंकों का जो धन है, जो जमा पूंजी है, उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण कराने का काम भी जो है इसका होता है। ठीक, फिर बोलता है बैंकों के बैंक के रूप में जब बैंक को ऋण चाहिए तो उसे ऋण दिलाए। क्लियर है। और बैंक अगर अपना अधिक पैसा इसमें जमा करना चाहती है तो बैंकों से जमा स्वीकार करे। ठीक है, बैंकों से जमा स्वीकार करे और इसके जो बही खाते हैं उसको समय समय पर चेक करना, क्या हो रहा है बैंक में, वो सब करना आरबीआई का काम होगा। किस रूप में? बैंकों के बैंक के रूप में। क्लियर। फिर उसके बाद बात करता है सरकार के बैंक के रूप में कार्य करे। ठीक, तो सरकार के बैंक के रूप में जब कार्य करेगी तो क्या काम करेगी उसको देखिए। सरकार के बैंक के रूप में यानी कि जब सरकार को, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब सरकार को ऋण चाहिए तो ऋण उसको उपलब्ध कराए। क्लियर। गवर्नमेंट को जब ऋण चाहिए तो गवर्नमेंट को ऋण उपलब्ध कराए। ध्यान देंगे, गवर्नमेंट का जब पैसा अधिक हो जाए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट अपना पैसा आरबीआई को जमा करे, यानी आरबीआई जो है जमा स्वीकार करे गवर्नमेंट से। ध्यान देंगे मेरी बात, जब ऋण देती है आरबीआई बैंक को, तो जब आरबीआई गवर्नमेंट को ऋण देती है तो ब्याज लेती है, लेकिन जब आरबीआई सरकार से पैसा जमा लेती है तो उसके बदले में उसे किसी तरीके का कोई ब्याज वापस नहीं देती है।
समझ रहे हैं? तो ये हो गया जमा की बात, है ना। आगे बोलता है कभी इसके लिए ऋण का जो है बंदोबस्त कराए, धन की उगाही कराए, कुछ ऐसे समझिए। इसके लिए धन उगाही का माध्यम बने, धन उगाही का माध्यम बने। कभी कभी क्या होता है, जैसे देखिए आज के डेट में मोदी सरकार है, ये स्थिर सरकार है, स्थिर है। पिछले 5 साल में, इसके पहले 5 साल थी, इस साल भी बहुमत की सरकार है। लेकिन ऐसा हो कि गवर्नमेंट आए और आज मोदी की सरकार हो, कल योगी की सरकार हो, कल कांग्रेस की सरकार हो, परसों जो है फिर सोनिया गांधी, मतलब सरकार बदलती रहे रोज मतलब हर 10 दिन में, 1 महीना 2 महीना में सरकार बदलती रहे, तो वो पॉलिटिकल अस्थिरता हो जाएगी। ठीक है, ऐसे समय में सरकार की किसी नीति पर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होने वाला है। तब उस समय जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो ध्यान देंगे, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो क्या करेंगे, तो बोलता है कि आरबीआई बीच में आकर के जनता के बीच बताए कि मैं हूं, मतलब आरबीआई गारंटी ले और आरबीआई जो है मीडिएटर बनकर के पैसा दिलाए, और अगर सरकार ना पेमेंट कर पाए तो आरबीआई उसका रीपे करे। ये हो गया सरकार के बैंक के रूप में काम करे। और उसके बाद बोलता है एक और काम करे, अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करे, है ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में काम करे। यानी जब इसके द्वारा एफिलिएटेड जो बैंक हैं, उन बैंकों में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए फाइनेंशियल, और उन बैंकों को कोई लोन ना दे रहा हो, तो आरबीआई उसकी सहायता करते हुए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करे। यहां तक तो ठीक है, ठीक है, ये तीनों चीजें आसान थी। अब चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा? साख नियंत्रण। पहला बैंकों के बैंक के रूप में हो गया, दूसरा सरकार के बैंक के रूप में हो गया, तीसरा अंतिम ऋणदाता के रूप में हो गया, चौथा साख नियंत्रण के रूप में। देखिए साख जो है, बैंकों की साख 2 तरह से बढ़ती है, किसी की भी साख, है ना, जो व्यापार कर रहा है व्यापारी की साख 2 तरह से बढ़ती है। देखिए ध्यान देंगे, बैंक है, बैंक की साख एक तो मात्रा बढ़ाए या घटाए, बैंक जो उधार दे रही है मार्केट में उसकी मात्रा बढ़ाए या घटाए, उसके आधार पर उसकी साख बढ़ेगी या घटेगी। ऐसे समझिए, एक मैं हूं, एक कोई और, मान लो 2 आदमी है, ठीक है, एक आप है, एक और आपके बगल वाला आदमी है, और आप मान लीजिए बाजार में 1 लाख रुपए लोगों को उधार दिए हुए हैं। दूसरा आदमी जो आपके बगल वाला है वो उधार केवल 1000 रुपए लोगों में दिया हुआ है। तो जनता में किसकी छवि अच्छी होगी, किसकी साख ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है, जिसकी मात्रा ज्यादा है बाजार में उसकी साख ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा बाजार में कम है उसकी साख कम होगी। नहीं समझ पाए? जिसकी मात्रा बाजार में ज्यादा उसकी साख ज्यादा, जिसकी मात्रा बाजार में कम उसकी साख कम। एक तो ये हो गया, क्लियर है? ये हो गया आपका मात्रात्मक साख नियंत्रण, क्लियर? दूसरा होता है गुणात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक का मतलब यह है, जैसे मान लो कि आपके पास मैं जाता हूं, परेशान हूं, मेरे पास मान लो पैसा नहीं है, मैं पहुंचा आपके पास, बोल रहा हूं कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, आप हमें 5000 रुपए दे दो। ठीक, आप उस समय हमें पैसा नहीं देते हो, आपके पास होता है, उसके बाद भी आप हमें नहीं देते हो। दूसरा वाला आदमी हमें 5000 रुपए देता है, क्लियर? मेरा काम हो गया। थोड़े दिनों बाद जब मुझे जरूरत नहीं है, उस समय पता लगा आप प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हो, है ना, और आप आए मेरे पास
और हमें बोले कि 5,000 नहीं, ये 10,000 लो, ठीक। अब आपने हमें 10,000 दे दिया और बगल वाला आदमी हमें 5,000 रुपए दिया था। अब अगर आप भी खड़े हो इलेक्शन में, वो भी खड़ा हो, तो मेरे निगाह में किसकी साख अच्छी होगी, आपकी या उसकी? बात समझिए हमारी। जिसने हमें 5,000 रुपए दिया हुआ है, समय पे दिया हुआ है, उसकी साख ज्यादा अच्छी होगी तुलना में जो हमें 10,000 दिया है, जो हमें जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो कम पैसा दे करके भी साख बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते वह सही समय पर सही तरीके से दी गई हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कोई भी चीज जिसकी जरूरत समाप्त हो जाए, वो जब दी जाती है तो वह अपना महत्व खो देती है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ध्यान देंगे मेरी बात यहां पर कि जब आरबीआई कुछ ऐसा करे कि बैंकों के पास मुद्रा की मात्रा या कम हो या ज्यादा हो, या कम हो या ज्यादा हो, जो तरीके अपना करके आरबीआई बैंकों के पास मुद्रा कम या ज्यादा कर सकती है, उसे कहेंगे मात्रात्मक साख नियंत्रण, क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर्स। समझ में आ रहा है? क्वांटिटेटिव। क्लियर? और जब आरबीआई कुछ ऐसा करे कि उसकी क्वालिटी में जो है बढ़ोतरी हो सके या घटोत्तरी हो, कोई ऐसी नीति अपनाए कि क्वालिटी में जो रुपया दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, तो उसे कहेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स। यानी कि ध्यान देंगे, हिंदी में कहते हैं देखिए परिमाणात्मक। देखो परिणाम होता है, परिणाम नहीं, परिमाण, क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। तो मात्रात्मक या गुणात्मक, गुणात्मक या चयनात्मक भी इसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मात्रात्मक में मात्रा घटा कैसे सकती है, बढ़ा कैसे सकती है, आपको पढ़ाया मैंने। बैंक रेट बताया था, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब पढ़ाया जा चुका है। आपको क्या होता है बताया जा चुका है। देखिए, इनको बढ़ा करके, इनको घटा करके बाजार में रुपए की मात्रा कम की जा सकती है और बढ़ाई जा सकती है। अगर ये सब बढ़ा दिया तो बाजार में रुपया कम हो जाएगा, ये सब घटा दिया तो बाजार में रुपया ज्यादा हो जाएगा। जब बाजार में रुपया ज्यादा होगा तो बैंकों की साख बढ़ जाएगी। क्लियर है? ये तो हो गया मात्रात्मक। और बात करता है गुणात्मक की या चयनात्मक की, तो बोलता है क्वालिटेटिव जो मेजर्स होंगे उसमें बोलता है कि या तो न्यूनतम मार्जिन, मतलब आरबीआई कुछ ऐसे तरीके अपनाएगी कि जिससे, जैसे आप बैंक में गए, एक बैंक में गए जहां पर आपसे कायदे से बात नहीं कर रहा है ना, खैनी, ऐसे खैनी मैंने मतलब बैंक में वो बैठा हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है ना, प्रैक्टिकली देखा हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आप जाओगे, बात करोगे, वो अपना खैनी ऐसे ऐसे कर रहा होगा, कंप्यूटर में ऐसे देख रहा होगा, आप बुलाओगे, बोलेगा ही नहीं। एक तो ये हो गया। और एक दूसरी बैंक है, जैसे ही आप पहुंचते हो तुरंत बोलता है हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू, है ना, तो तुरंत आपको ले आता है, क्या आपको ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, क्या चाहिए, पिलाता है। उसके बाद आपकी बात सुनता है और आपको बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस एक साइन कर दो, सारा काम हो जाएगा, और आपके घर तक सारा काम करके पहुंचा देता है। तो ये जो करेगा उसकी साख ज्यादा होगी। तो ऐसे कुछ मेजर्स अपनाती है। क्लियर है? बोलता है नैतिक दबाव, मतलब कि नैतिकता किस तरीके की बैंक में होनी चाहिए उसको बताती है। विभेदात्मक ब्याज नीति, यानी किस तरीके का ब्याज नीति, अलग अलग, कमजोर है तो उसको सस्ते में दो लोन, अमीर है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा ले लो पैसा। इस तरीके का नीति अपनाओगे तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी और आपका साख बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आरबीआई के हैं। समय समाप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई हैं, और अगर लग रहा हो आपको वास्तव में, है ना, वास्तव में अगर लग रहा हो कि चीजें बेहतर चल रही हैं, तो इसे जो है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।